chapter number 18. Chapter number 18, Financial Statement. Financial Statement of Sole Proprietorship. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए बेटे, आप लोग बीएसटी में इस बात को समझ चुके हैं कि जो हमारे पास फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर बेटे फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। वो होती है बेटे सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पर एक इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस को डील करता है। बिजनेस के अंदर होने वाला टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस ये इस इंडिविजुअल का ही होता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो इसको मिलेगा, लॉस हुआ तो इसको ही बियर करना है। 100% रिस्क इसी पर्सन का है। 100% रिस्क इसी पर्सन का है। ओके सर, तो हमें बेटे यहाँ पर 11वीं कक्षा के अंदर 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए कैसे बनाई जाती हैं, इस तरीके से पार्टनरशिप, यहाँ पर वो पार्टनरशिप कह रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी बेटे, हमें वो सीखना है। ठीक है सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमें 3 लेजर अकाउंट सीखने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमें 3 लेजर अकाउंट सीखने हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं बेटे ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और थर्ड को हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
और बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, ये 3 अकाउंट हमें यहाँ पर लेजर अकाउंटिंग यहाँ पर सीखनी है। ठीक है सर, आप जल्दी से लिखें। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। आप कैलकुलेट करके बताएं कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। और हम ये बात कर रहे हैं, आपको हमेशा याद रखना है, हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। तो बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहला लेजर अकाउंट बनाना है, जिसका नाम हम लोग रखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। बेटे, हम क्या बोलेंगे उसको? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है सर। तो बेटे, हम लोग फर्स्ट अकाउंट बनाएंगे, जिसका नाम हम लोग रखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। इस लेजर अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पे आप ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो ईयर चल रहा होगा। सबसे पहले बच्चे यहाँ लिखेंगे। अच्छा, एक ना मैं आपको छोटा सा यहाँ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। आप ना ट्रेडिंग अकाउंट को फैक्ट्री एज्यूम कर लेना बेटे। आप इसको फैक्ट्री एज्यूम कर लें, जहां पे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, आप इसको फैक्ट्री एज्यूम कर लें जहां पे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। फिर आप यहाँ लिखेंगे टू परचेजेस। सर, ये फॉर्मेट हमें लर्न करना है क्या? हाँ बेटे, बस यही तो बात है। आपको फॉर्मेट याद है, इसका मतलब आपको चैप्टर आता है। माइनस रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स का क्या मतलब है बट्टू? रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब है परचेज। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब है परचेज। फिर बच्चे यहाँ लिखेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको ना ब्रैकेट में डाल दें, क्योंकि अभी हम इस पे चर्चा करते हैं। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ लिखेंगे बच्चे बाय सेल्स माइनस रिटर्न्स इनवर्ड।
रिटर्न्स इनवर्ड्स का मतलब है सेल्स रिटर्न। बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब बेटे क्या होगा अगर बैलेंसिंग फिगर यहां निकलती है डेबिट साइड, ये आपका डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। अगर बैलेंसिंग फिगर यहां आती डेबिट साइड तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो बेटे इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर। और बेटे अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आती है, अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आती है तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस लॉस। ये हमारे लिए कहलाएगा ग्रॉस लॉस। ये हमारे लिए होगा ग्रॉस लॉस। ठीक है। अब बात ये आई सर, आपने डायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर ब्रैकेट बनवाया था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? तो बेटे आप इस बात को समझिए, जब हम गुड्स को मैन्युफैक्चर्स करते हैं, जब गुड्स हमारे बनाए जा रहे होते हैं, जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है बेटे, तो कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हम गुड्स के ऊपर डायरेक्टली इम्पोज कर देते हैं, गुड्स के ऊपर डायरेक्टली आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटे आपने रॉ मटेरियल मंगाया, आपने रॉ मटेरियल मंगाया, ये रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री तक आ रहा है। तो बेटे रॉ मटेरियल सप्लायर की फैक्ट्री से आपकी फैक्ट्री तक आया, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए आपने कुछ ट्रांसपोर्ट यूज किया होगा, किसी ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से आपकी फैक्ट्री तक गुड्स आए होंगे। तो बेटे आपने वहां पे किराया दिया होगा, कैरेज दिया होगा, या आपने फ्रेट दिया होगा बेटे, तभी ये रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री तक आया। तो आपने कैसे अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करना है कि सर मान लो एक पेन के लिए रॉ मटेरियल लगा 10 रुपए का, उस पर 2 रुपए का कैरेज लगा। यानी आप क्या करते जाएंगे, इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपनी कॉस्ट में ऐड करते जाएंगे। उस पेन को बनाने के लिए आपने वेजेस पे करे लेबर को 3 रुपए। तो बेटे जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी आपने उसके अंदर उसका कैरेज भी जोड़ा, उसके लिए वेजेस भी जोड़े। यानी वो सारे खर्चे जो आप फिनिश गुड्स तक बनाते बनाते किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लगाते रहते हैं, किसी प्रोडक्ट के ऊपर प्लस करते रहते हैं बेटे, उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस incurred on the goods purchased till they are bought to the place of business। बेटे जब तक आप उनके ऊपर पैसा लगाते जाएंगे, उन एक्सपेंसेस के ऊपर पैसा, गुड्स के ऊपर पैसा लगाते जाएंगे, जब तक वो गुड्स आपके ना हो जाए, जब तक वो गुड्स आपके प्लेस ऑफ बिजनेस तक ना आ जाए, आप उसके ऊपर जितना पैसा लगाएंगे बेटे वो आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस बनता जाएगा। तो सर आप हमारे को डायरेक्ट एक्सपेंस की कोई लिस्ट बनवा देना। हाँ बेटा, हम आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए कुछ लिस्ट बनवाते हैं कि हम किस किस को डायरेक्ट एक्सपेंस कह देंगे, कौन से एक्सपेंसेस हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस
direct expenses are the expenses incurred on the goods purchased till they are brought to the place of business. Till they are brought to the place of business. Till they are brought to the place of business. In a manufacturing concern, गुड्स को बनाते वक्त लगाए गए खर्चे भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं. In a manufacturing concern, in a manufacturing concern, बच्चे कह रहे सर थोड़ा सा बड़ा लिख दें, मैं यहाँ लिख देता हूँ. In a manufacturing concern, जब आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटे, गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस वक्त उस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जितने भी खर्चे आप गुड्स पे कर रहे हैं, आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते वक्त जितना भी पैसा खर्च कर रहे हो गुड्स के ऊपर, उसको बनाने के लिए, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, बेटे वो भी आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाते हैं. एक्सपेंसेस incurred for purposes of production such as, मैं अभी इसकी चर्चा करता हूं. तो आपने दो बातें सीख ली कि जब आप गुड्स को परचेज करके लेकर आ रहे हैं उस वक्त उन पे किया गया खर्चा, या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक जब तक वो कन्वर्ट होते हैं उन गुड्स के ऊपर किया गया खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है, जो डायरेक्टली उन गुड्स के ऊपर इंपोज हो जाता है. ओके सर, तो जल्दी से बच्चे लिस्ट बना लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की. बच्चे लिस्ट बनाएंगे. पॉइंट नंबर 1, कैरेज और फ्रेट इनवर्ड. इनवर्ड का मतलब बेटे जब गुड्स आपकी फैक्ट्री में आ रहे होते हैं, जो खर्चा कैरेज और फ्रेट देते हैं गुड्स को अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए. वेजेस, पावर एंड फ्यूल. बेटे फैक्ट्री में यूज होता है पावर, ऑफिस में लाइटिंग, ऑफिस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी. सर यहां पर फ्यूल से क्या मतलब है बेटा? कोल. फैक्ट्री का रेंट, आपने परचेज करते वक्त कोई भी टैक्स पे किया, ड्यूटी ऑन परचेजेस. सर आप एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ बेटे, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी. ओके सर, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्राई. रॉयल्टीज,
सर रॉयल्टीज का क्या मतलब होता है बेटे? ये ना पेटेंट राइट के लिए होता है। मान लो कि कोई गुड्स है जो मैं बनाता हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी बनाती है, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने किसी और को अपने गुड्स को बनाने की परमिशन दी। तो हम जिसको परमिशन देंगे ना हमारे गुड्स बनाने के लिए बेटे, उसको पहले हमारे को रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ऐसे अगर हम लोग किसी कंपनी के गुड्स मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, हम किसी कंपनी के गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग खुद करना चाहते हैं, तो हमारे को बेटे उस कंपनी को रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। द पेमेंट विच आर मेड फॉर एक्वायरिंग द राइट टू यूज पेटेंट। हम उस कंपनी के एक पेटेंट को यूज कर रहे हैं, हम उस कंपनी के एक पेटेंट राइट को यूज कर रहे हैं। तो बेटे उस राइट को यूज करने के लिए हमारे को उस कंपनी को कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, जिसको रॉयल्टी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमेबल स्टोर्स। सर ये क्या होता है बेटे? आपकी फैक्ट्री के अंदर मशीनरी काम करती है, प्लांट एंड मशीनरी काम कर रही है। तो जब आपकी फैक्ट्री के अंदर प्लांट एंड मशीनरी काम करती है बेटे, तो उस प्लांट एंड मशीनरी को राइट कंडीशन में रखने के लिए, उनको सही कंडीशन में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमारे को बेटे सर्विस करवानी पड़ती है, इंजन ऑयल डालना पड़ता है, कॉटन वेस्ट लगाना पड़ता है, सॉफ्ट सोप का यूज होता है, ऑयल ग्रीसिंग करनी पड़ती है। तो ये मशीनरी को राइट कंडीशन में रखने के लिए आपको जो छोटे मोटे खर्चे करने पड़ते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, उसको कहा जाता है कंज्यूमेबल स्टोर्स। ओके सर। दीज आर इनकर्ड टू कीप द मशीन in right condition and include engine oil, cotton waste, soft soap, oil greasing, and waste consumed in a factory। तो सर ये जो आपने यहाँ पे हमें लिखवाए हैं, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। हाँ बच्चों, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। बेटे मैं कुछ और आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल दे रहा हूँ, जिससे कि आपकी सारी लिस्ट कंप्लीट हो जाए, कोई भी चीज यहाँ पर ना रह जाए जिससे कि आप परेशान। क्लियरिंग चार्जेस, जब गुड्स को डॉक से क्लियर करवाया जाता है, तो वहां पे डॉक चार्जेस के साथ आपको क्लियरिंग चार्जेस देने हैं। कार्टेज, गुड्स को शिप में लोड करना या शिप से निकालने के लिए लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस आते हैं। बेटे ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आपको आपके क्वेश्चंस में बहुत कम दिखाई देंगे। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, ऐसे एक्सपेंस। ठीक है ना? फिर भी हमने लिस्ट अपनी कंप्लीट कर ली। ओके सर। बच्चे जल्दी से नोट करेंगे।
जल्दी नोट करें बच्चे, प्लीज आप लोग जल्दी नोट करें। पेज नंबर 18.62। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करना है। तो जब भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की बात पूछी जाएगी तो हमें एक लेजर अकाउंट बनाना है जिसका नाम क्या है बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक है 25,000। टू ओपनिंग स्टॉक 25,000। फिर लिखा हुआ गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर। गुड्स परचेज हो गए बेटे, टू परचेजेस 1,40,000। फ्रेट एंड पैकिंग, टू फ्रेट एंड पैकिंग 10,000। सेल्स, बाय सेल्स 1,90,000। आगे लिखा हुआ बेटे पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, हमने नहीं लिखा हुआ, देख लो मैंने कहीं नहीं लिखवाया आपको पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स। बच्चे अच्छे से देख लो, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस में कहीं नहीं लिखवाया हुआ आपको, आप अच्छे से देख लो। पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं बेटे, जब सेल हो रही है तो एक्सपेंस हो रहा है। आपने मिठाइयां बना के रख ली, मिठाई बना के रख लेते हैं हम लोग, तो जब मिठाई बना के हम लोगों ने रख ली, कस्टमर मिठाई खरीदने आया तो हमने बेटे उसको पैक किया। जब तक मिठाई बिकी नहीं हमने उसको पैक ही नहीं किया। तो मिठाई बनने तक, फिनिश गुड्स मिठाई है बेटे, तो मिठाई बनने तक जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। बिकते वक्त जो खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं बेटे। जो आप सामान को बेचते वक्त खर्चे कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। हमने यहाँ कहीं नहीं लिखा उसको। सर फिर लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000। टोटल 2,20,000। 2,20,000 में से तीनों वैल्यूज को माइनस करें, यहां पर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 45,000। बैलेंसिंग, बच्चे कह रहे हैं सर ये तो बहुत आसान है, बस फॉर्मेट याद होना चाहिए। हाँ बच्चों, बस फॉर्मेट आपको याद हो। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस गिवन बिलो। आपको ट्रांजेक्शंस दी गई, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं।
particulars amount trading account opening stock opening stock 23,000 purchases टू परचेजेस अच्छा हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे बच्चों क्योंकि परचेज रिटर्न दिया टू परचेजेस 29,000 माइनस परचेज रिटर्न 2,400 26,600 by sales minus sales return 500 24,900 by closing stock 47,700 to carriage inward 100 यहाँ पे टोटल करेंगे 72,600 इसमें से तीनों वैल्यूज को माइनस कर दें 22,900 ये आपके लिए आ गया ग्रॉस बैलेंसिंग फिगर जल्दी नोट करें बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 वहां लिखा हुआ है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स बट एक बार आप ध्यान से देखो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया वहां पे ओपनिंग स्टॉक 25,000 लिखा था परचेजेस 1,40,000 लिखा था फ्रेट एंड पैकेजिंग 10,000 लिखा था ग्रोस क्रॉस प्रॉफिट 45,000 लिखा था सेल्स हमने 1,90,000 लिखा था अब ना वो हम लोगों को ये सारी वैल्यूज दे रहा है डेबिट साइड की और सेल्स दे रहा है वो हमसे क्लोजिंग स्टॉक पूछना चाहता है वो हमसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकलवाना चाहता है यहाँ पे ग्रेवर साहब हमसे क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहे हैं तो बच्चे कह रहे हैं सर ये तो बहुत आसान है हम डेबिट साइड को प्लस कर देंगे और फिर उसमें से हम सेल्स को माइनस कर देंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगी हाँ बच्चे बच्चों को समझ आ रही है बात हम डेबिट साइड को प्लस करेंगे 2,20,000 उसमें से 1,90,000 को माइनस कर दे अगर हम लोग तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों सर 30,000 तो बच्चे बात को समझ पा रहे हैं सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू रहेगी 30,000 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू रहेगी 30,000 वही हमें इस क्वेश्चन में करना है जल्दी से फॉर्मेट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट
पर्टिकुलर अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेजेस 70,000, बेटे हमें ना क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों गिवन है, मेरे को तो टोटल सेल्स लिखनी होती है। तो बाय सेल्स, कैश सेल्स 60,000, क्रेडिट सेल्स 40,000, 1,00,000। आ गया पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया सर, ये अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने हमें सिखाया था। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33 1/3%। सर ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट की रिस्पेक्ट में है, ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट की रिस्पेक्ट में है सर। आपको ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट की रिस्पेक्ट में दिया गया है। सर मेरे पास यहाँ सेल्स अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है ना बेटे, तो मैं कॉस्ट तो देख ही नहीं सकता। डायरेक्ट एक्सपेंस होते तो मैं कॉस्ट की बात करता, तभी तो वो कॉस्ट में प्लस होता। अब मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट दिया है कॉस्ट की रिस्पेक्ट में, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, और आपको यहाँ सेल्स गिवन है। तो सर यहाँ पे अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेटे मैं आपको सिखाता हूँ। 33 1/3%, 33 1/3% मतलब 100/300, 1/3 कॉस्ट प्राइस। बेटे 1/3 कॉस्ट प्राइस से जब आप सेलिंग प्राइस की तरफ आएंगे तो 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं, यही मैंने आपको सिखाया था बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन। जब आप प्रॉफिट की रिस्पेक्ट को कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ लेकर आते हैं तो आप अपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं, यानी आप 1 को 3 में प्लस कर दें तो 1/4 आ जाएगा। आप 1 को 3 में प्लस कर दें तो 1/4 आ जाएगा। यानी सर आपको सेल्स जो है वो गिवन है 1,00,000, इसका 1/4 निकालें तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया 25,000। बेटे ये आ गया 25,000। ये आ गया 25,000। आप इसके नीचे लिखते हैं वर्किंग नोट। आप यहाँ पे टोटल करें 20,000, 70,000, 25,000, आप तीनों का टोटल करें यहाँ पे 20,000, 70,000, 90,000। 90,000 के अंदर आप 25,000 और प्लस करें 1,15,000, 1,15,000, 1,00,000 माइनस कर दें तो यहाँ पर आ गया क्लोजिंग स्टॉक 15,000, बैलेंसिंग फिगर 15,000, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 15,000। ओके सर।
बस ये वाली इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 2 lakh, टू परचेजेस 8,50,000, टू कैरेज ऑन परचेजेस हमने लिखा था बेटे, कैरेज ऑन परचेजेस का नाम होता है कैरेज इनवर्ड, इसको हम लोग कैरेज इनवर्ड भी कहते हैं। $23,000, बाय सेल्स 14,07,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000। कैरेज ऑन सेल्स मैं आपको अभी समझा चुका हूँ, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फैक्ट्री का रेंट होता तो यहाँ पर आता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एज्यूम कर लें अपने आप को फैक्ट्री। आप यहाँ पे अपने आप को एज्यूम कर लें फैक्ट्री। अगर फैक्ट्री रेंट होता बच्चों तो यहाँ पे आ जाता। यहाँ टोटल करेंगे 15,87,000, 15,87,000 to gross profit, बैलेंसिंग फिगर 5,14,000 to gross profit, बैलेंसिंग फिगर 5,14,000। तो बच्चों को क्या क्या लर्न करना है? सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लर्न कर लें और बेटे आप ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को लर्न कर लें, तो ट्रेडिंग अकाउंट आपका कंप्लीट हो जाएगा।